माफी चाहूंगी आपके बीच में, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं और एक पहलू को जानूं। जी जी। अपनी 3 दिन से लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि आप इस पे फेसबुक पे लाइव होंगे, जी और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं दर्शकों को भी ये बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ मेरे सिस्टम में लाइव शो कर रहा है जी। और कहीं लाइव शो नहीं कर रहा, लगातार फोन आ रहा है मेरे पास। ये पता नहीं आपकी और मेरी चर्चा हुई है, शायद इसलिए कुछ किया गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको यूट्यूब में डाल देंगे, कोई चिंता नहीं। रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। हाँ जी जी, मैंने रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया। बहुत अच्छा किया आपने। लोगों के खासकर बाप से की तरफ से मेरे पास कई विरोध आया। हाँ जी हाँ, किसी ने कुछ किया है जिससे हमारी तो ऑडियंस 10,000 से ऊपर जाती है देखने के लिए। हम मेरे पास भी लिखा आ रहा है, मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहा लगातार लिखा कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो पता नहीं क्या सिस्टम में हो रहा है, लेकिन मेरे में लाइव चल रहा है और इसी सिस्टम में देख इसी में रहे करूंगा। हैं। खैर एनीवे, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है, हम जी आगे चर्चा कुछ बताएंगे। जी। मैं बामसेट की चीज में बात कर रही थी जी। आपका एक पेपर है संवाद, उसमें आपने एक जगह लिखा है वाल्मीकि मूल निवासी। जी। ये उन तमाम दर्शकों का भी एक तरह से बात, जो लगातार मेरे साथ कटाक्ष करके मैसेज कर रहे थे, उनका भी जवाब होगा। जी। आप ये कैसे इसको वाल्मीकि मूल निवासी जो आदि संवाद में छपा है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा में जानना चाहूंगी। और उससे पहले जी जो आदर्श है जी, जिसके आप चीफ भी हैं, जी, मैं तमाम दर्शकों को बता देती हूँ कि रावण साहब आदर्श के चीफ हैं, तो आप आदर्श का भी परिचय दीजिए और इसमें साथ ही साथ वाल्मीकि मूल निवासी कैसे हुआ जी, क्योंकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। जी जी बिल्कुल। भी अपने दावेदारी करता है कि वो मूल निवासी है, हम लोग मूल निवासी का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। और आदर्श संवाद को जब मैंने देखा तो वो भी मूल निवासी, वाल्मीकि मूल निवासी है। जी जी। तो आदर्श का परिचय देते हुए आप थोड़ा सा इस विषय पर भी प्रकाश डालें। हम सच में, आपने जो अभी चिंता जाहिर की कि जो दर्शक देख नहीं पा रहे, इसको हम ये भी कहेंगे कि हम एक तरह से अघोषित इमरजेंसी में भी हैं और एक तरह से हम एक तरफ से घिरे हुए नहीं हैं, हम बहुत तरफ से घिरे हुए हैं। मगर मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। आदि धर्म समाज, जिसको शॉर्ट में आदर्श कहते हैं, ये 3 मुद्दों पे हम लोग काम करते हैं। हमने देखा पहले बहुत सारी हमने अपने जीवन का समय लगाया, पैदा भी इस कौम में हुए, अपनी माँ को भी, अपनी दादी को भी, और आसपास जितनी माएँ हमें नजर आती हैं उन सबको दुखों में देखा, और बल्कि दुखों में नहीं, बहुत ज्यादा नरक में देखा है। मैंने अपनी दादी को एक सवाल किया था जिस सवाल ने मुझे भी विचलित कर दिया। सवाल तो आसानी से कर लिया था मैंने, मगर विचलित कर दिया। वो सवाल मैंने दादी से किया था कि तुम जो इतने सारे चिरागों में तेल डालती हो, पीरों के, देवियों के, कोई 8 हाथ वाली देवी है, कोई सुअर खाने वाली देवी है, कोई बकरा खाने वाला पीर है, इतने तेल डालती हो तो तुम्हें जीवन में परिवर्तन क्या आया? तुम एक गांव से चल के शहर में आई, क्या इसी को परिवर्तन मानती हो? तो मेरी दादी को जब मैंने ये कहा कि गांव से चल के शहर में आई, तो उस वक्त मेरी दादी की आंखों में आंसू थे। एकदम मुझे नहीं पता था इस सवाल का जवाब क्या है और दादी ने क्या सोचा। मगर जब दादी ने कहा, आंसुओं का मैंने पूछा क्यों रो पड़े, तो मेरी दादी ने कहा कि गांव में तो फिर भी मैं सुखी थी कि वहां तो मेरे पिता मुझे बाहर निकलने नहीं देते थे, और घर में भी अगर कोई काम होता था तो गाय बकरी होती थी कि उसका केवल जो गोबर है वो हटा दिया कभी कभार। मगर शहर में आके तो मुझे आदमी की गंदगी अपने सिर पे उठानी पड़ी, आदमी की गंदगी। तो ये मेरे सामने था जो मुझे विचलित कर गया कि मैंने सवाल कुछ और था, मैं बात कुछ और कर रहा था, उसका जवाब कुछ और आया। मगर जवाब वो भी था भी, ये तरस किसी देवी देवता को आया क्यों? सवाल वो भी था। तो वहां से हमने एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, 3 सूत्र बनाए अपने मूल मंत्र। 1, अंधविश्वास, हमें इसे खत्म करना है। हम जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से प्रभावित कहें या उनमें हमारी जो आस्था है, वो इसी कारण है कि वो सारे अंधविश्वासों का खंडन करते हैं। योग सिस्टम का
सबसे बड़ा ग्रंथ था, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें वो कहते हैं कि तप, दान, तीर्थ, ना तप करने से, ना दान करने से, ना तीर्थ करने से वो करे तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। समूह मानव को कह रहे हैं, वो कह रहे तुम्हारी मुक्ति केवल ज्ञान से होगी। अब यही बात तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, शिक्षित हो जाओ तो विचारधारा जुड़ती है। तो हमने जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि, दयावान और बाबा साहब को जोड़ा, वो भी यही कारण। मगर मैं फिर वापस आ रहा हूं कि हमने 3 मंत्र बनाए। पहला अंधविश्वास, इसको खत्म करना है। दूसरा नशाखोरी, अब तो ज्यादा बढ़ गए। जब हमने शुरुआत की थी तब इतने तरह के नशे नहीं थे देश में, तब केवल शराब और हुक्का बीड़ी जैसे नशे होते थे, या ज्यादा से ज्यादा बड़ा नशा अफीम का होता था। 2 और तीसरा अनपढ़ता। इन 3 सूत्रों को हमने चुना। हमने इन 3 सूत्रों को चुन के आगे बढ़े कि हमने इन तीनों को खत्म करना, अंधविश्वास को, नशाखोरी को, अनपढ़ता को समाप्त करना है। और शिक्षा में मुझे बाधा भी यही लगी। शिक्षा में बाधा, जब वो कोई मुझे कहेगा कि आप फला जगह मत्था टेक दे, आपका सब कुछ हो जाएगा, फिर मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो दिमाग पे फुल स्टॉप लग जाएगा, तो मैं तो आगे बढ़ने की सोचूंगा नहीं, क्योंकि सारे काम तो मत्था टेकने से, बकरा काटने से, सूअर काटने से हो जाएंगे। मैंने उस फुल स्टॉप को तोड़ा, लोगों के बीच में बैठ के बात की कि अगर करना होता तो जो हमें बड़ी बड़ी दुकानें नजर आती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नजर आती हैं, उन्होंने तो कभी बकरे और सूअर नहीं काटे, मगर उनकी बड़ी दुकानें बढ़ती जाती हैं। और हमने सबसे ज्यादा किया, यहां तक कि मैं यहां एक संदर्भ जोड़ दूं कि हरियाणा में जब भजन लाल गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने गुड़गांवा के देवी के मंदिर पे सूअर को काटना मना कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। बकायदा बोर्ड लगाया गया, क्योंकि जो जीव प्रेमी थे उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, तो वहां बोर्ड लगाया गया कि कोई जीव हत्या नहीं करेगा, मंदिर में दूसरा प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं। मैं शर्म के साथ कह रहा हूं ये बात कि सारी कौमें ये बात मान गई, मगर मेरी कौम के लोगों ने एक नया रास्ता चुन लिया। देवी के मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट। गुड़गांवा के लोग सुन रहे होंगे तो सुने, ऐतराज करना तो करें, गुस्सा करना तो करें, मगर ये एक सच है जो मैं दुनिया को बताने जा रहा हूं। वाल्मीकि मंदिर है उस देवी के मंदिर के ऑपोजिट। अब देवी के मंदिर में सूअर कटना क्योंकि बंद हो गया, अब क्या हो रहा है, लोग सूअर आज भी ले जाते हैं, वाल्मीकि मंदिर में काटते हैं, देवी के नाम पे चढ़ाते हैं। हमारी लड़ाई इनके खिलाफ, इसलिए मैं बेबाकी से बोल रहा हूं, बेबाकी के साथ कह रहा हूं ये बात। दूसरा शिक्षा में बाधा है नशाखोरी। बाप शराब पी लेता है, बोतल के पैसे होते हैं, मगर बच्चे की फीस के पैसे नहीं होते। मैं तो माओ से भी कह रहा हूं आज कि माएं जो हैं हमारी, चाहे कैसी भी हैं, हमें पालने में सबसे बड़ा रोल माओ का है। पिताओं का योगदान कम है हमारे यहां, वो कोई परिवार है जहां पिता का योगदान है। माओ का योगदान हमारे यहां 100% रहा है। और वो माएं और क्या करती हैं, वो माएं और भी ये भी करती हैं कि वो माएं जब उनकी बेटी 10 साल की होती है, उसी वक्त उसके लिए जेवर बनाने शुरू कर देती है। 10 साल की बेटी के लिए, कोई उससे पहले शुरू हो जाती है, और लगातार 10 साल बनाती रहती है। और जिस दिन उसकी शादी होती फिर सारे जेवर निकाल के दे देती है, उससे पहले किसी को नहीं बताती। मैं अब उन माओं से भी बात करता हूं, जहां भी जाता हूं, चाहे किसी बस्ती में हूं, चाहे किसी गांव में हूं, मैं उन माओं से कहता हूं कि बताओ जेवर बनाए कि नहीं बनाए, झूठ मत बोलना। जेवर बनाए, और मैं मांगने नहीं आया हूं, उसमें मैं कोई आपसे हिस्सा नहीं लेने आया हूं, मगर जिस बेटी के लिए बनाए हैं उसको जेवर देने की बजाय इन जेवरों से उसे डिग्री दिला दो। क्यों मेरी कौम का ये सच है, मेरी कौम का ये कड़वा सच आज भी, कि जो हम अपनी बेटियों को जेवर देते हैं वो 2 महीने से 6 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। सास ससुर ले लेते हैं, कुछ बेकार आदमी बेच के खा जाता है, फिर मायके वाले फिर दोबारा देते रहते हैं। और अगर डिग्री दे दे उसी पैसे से,
+2 की हुई बेटी है, उसको हम ANM करा दें, नर्सिंग करवा दें, उसको आगे BA करा के उसको B.Ed करा दें, वो टीचर बन जाएगी, उसकी डिग्री कौन बेच खाएगा? और जो बेटी टीचर बन जाएगी वो तो मां बाप के साथ भाइयों से भी ज्यादा मजबूती से खड़ी हो जाएगी। ये 3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जो तीसरा मुद्दा शिक्षा, उस पे हमने थोड़ा सा एक नया परिवर्तन किया है पिछले 15 सालों से, जो पूरे देश में कहीं नहीं था। और पूरे देश में आपने तो पूरे दुनिया को घूमा है, और हमारे लिए बात गर्व की भी है कि आप हमें रिप्रेजेंट करती हैं। मगर पूरी दुनिया में यह ढांचा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या और इंस्टीट्यूट वो सेमिनार करते हैं बच्चों के, मगर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कोई धार्मिक संगठन कहीं बच्चों का एजुकेशनल सेमिनार करते हुए पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता आपको। हमने उसकी शुरुआत की और उसमें एक चेंजिंग भी की। उसमें हमने एक चेंज किया कि आमतौर पे यूनिवर्सिटीज में जो सेमिनार होते हैं, मैं भी जाता हूं, मुझे भी बुलाया जाता है जब एज ए रिसोर्स पर्सन, तो क्या होता है, हम आधा घंटा बोले या 40 मिनट, ये हमारी मर्जी है। 10-15 मिनट देंगे बच्चों को जवाब देने के लिए, और जवाब भी किस सवाल का देना या नहीं देना ये भी अपनी मर्जी पे है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी या कॉलेज एक बंद लिफाफे में एक अमाउंट थमा देता है, वो लेके सारे तमाम लोग घरों को चले जाते हैं। उनको इसके कोई मतलब नहीं कि बच्चों पे कोई असर हुआ कि नहीं हुआ, बच्चों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। हमारा सेमिनार बिल्कुल अलग है। हमारे सेमिनार सुबह हम स्टार्ट करते हैं 10-11 बजे, मौसम के हिसाब से टाइम चेंज कर लेते हैं, गर्मी सर्दी के हिसाब से। पहले 3 घंटे बच्चे बोलेंगे हमारे सेमिनार में। बच्चे 1-1, 2-2 मिनट दिया जाता है बच्चों को, और कम से कम 40 से 50 बच्चों को समय दिया जाता है 3 घंटे में। और उनको कहा जाता है कि सब्जेक्ट तो हम रखते हैं, हर साल बनाते हैं, जैसे 1 साल चलता रहा वाई एजुकेशन, फिर एजुकेशन का महत्व क्या है, या शिक्षा क्यों जरूरी है। ऐसे कई सब्जेक्ट हम बदलते रहते हैं। मगर बच्चों को हम जब मंच पे आते हैं तो उससे पहले कह देते हैं कि सब्जेक्ट का बोझ नहीं रखना दिमाग पे। हां, आप जो बोलोगे वो शिक्षा से जुड़ी हुई बात बोल दी। बच्चे आते हैं, बोलते हैं, और टीचर साहिबान को हम अपील कर देते हैं, उनका आने से पहले ही बता देते हैं कि आपको 3 घंटे पहले बच्चों को सुनना पड़ेगा। और मुझे आज तक का मुझे खुशी है, इस बात की तसल्ली है कि जितने लोग आए हैं हमारे यहां, उन्होंने इस बात को लेके हमारे साथ सहमति जाहिर की है, बल्कि एक तरह से हमें शुक्रिया भी दिया उन्होंने कि हमारे पास कह रहे पुरानी नॉलेज थी। हम एजुकेशन के ऊपर बोलने आए थे, जो हमने 20 साल पहले पढ़ा था उसको ध्यान में रख के हम बोलने आए थे। मगर जब आपके बच्चे यहां एजुकेशन पे बोलते हैं, प्रॉब्लम पे बोलते हैं, स्कूल में कॉलेज में उनको क्या क्या समस्या आती है, टीचर कैसा बिहेव करते हैं और उनके साथी कैसा बिहेव करते हैं जब कास्ट पता चलती है, तो ये सारी बातें बच्चे वहां कहते हैं नई नई तरह की मिसालों के साथ। और यही नहीं कि बाहर वाले बुरा बिहेव करते हैं। एक बेटी की मैं मिसाल देना चाहता हूं। एक बेटी हमारे मंच पे आई जिसने कहा कि मेरी ताई रोज आती है हमारे घर में और मेरी मां से कहती है कि लड़की का कद देख कितना बड़ा हो रहा है और तू इसे रोज अकेले भेज देती किताबें दे के, अब बस कर, इसको पढ़ाने से बंद कर, इसकी शादी का सोच। हमने वहीं से पूछा मंच से बेटी से, भी तुम्हारी क्लास कौन सी है, कितनी बड़ी उम्र हो गई है? तो बेटी बता रही है अभी तो मैं हाई स्कूल में पहुंची हूं, और ताई सलाह दे रही है इसकी शादी कर। तो हमने पूछा बेटे तुम्हें कुछ समझ में आया भी ताई ऐसा क्यों कहती है? बिल्कुल इतना प्रॉपर, इतना अच्छा जवाब बच्चे का था। वो करी ताई का एक भी बच्चा पढ़ा नहीं है, तो वो नहीं चाहती कि अब उसके बच्चे, उसके जो छोटी देवरानी है उसके बच्चे पढ़ जाएं, चाचा के बच्चे पढ़ जाएं, ताया के बच्चे पढ़े ना। ये हमारा सेमिनार का हमने तरीका।
फिर उसके बाद टीचर बोलते हैं और टीचरों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कर सकें तो बच्चों को अपना नंबर दीजिए। बच्चे हमें माध्यम ना बनाएं, बहुत समय लगे बच्चों को बात करने में, कोई समाधान खोजने में। टीचर अपना नंबर दे के जाएं ताकि बच्चों को कल को जरूरत पड़े तो टीचरों से सीधी बात कर सके, और हो रही है। और एक इसमें मैंने बात जोड़ दी खुशी की, पूरी कौम को ये बात कह रहा हूं। हमने जब इसकी शुरुआत की थी, पहले सेमिनार लुधियाना में हुआ, जम्मू में हुआ, ये आज से 10-12 साल पहले की बात कह रहा हूं। जब शुरुआत की थी तो तब टोटल टीचर गैर वाल्मीकि आया करते थे हमारे मंच पे। मजबूरी थी हमारे पास उस तरह का नहीं था, सेटअप नहीं था। मगर धीरे धीरे उन्हीं टीचरों से या सेमिनार से या उनके मां बाप की मेहनत से वो बच्चे आज इस लायक हो गए हैं कि अभी जो इस साल तो 2020 में 2020 में तो कोई ओपन सेमिनार नहीं हुआ। एक दिल्ली में 16 फरवरी का था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। हमने वेबिनार किए हैं, आपकी तरह इस चीज को इस्तेमाल किया है। मगर उससे पहले जितने भी हमारे सेमिनार हुए 2018 के, 17 के, 19 के, मैंने कई मंचों से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, कहा पूरे हॉल को कि आज जो डायस पे रिसोर्स पर्सन बैठे हैं उनमें टोटल के टोटल वाल्मीकि समाज के हैं। जो बच्चे कभी नीचे हॉल में बैठा करते थे आज वो ऊपर बैठे हैं। तो ये एक उपलब्धि आई, और उपलब्धि आने वाली है अभी 2-3 साल में ही, ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर केवल आदर्श परिवार, अपने यहां से केवल आदर्श परिवार, बाकी वाल्मीकि कौम का बहुत बड़ा दायरा है, हमसे भी अच्छे लोग हो सकते हैं, मगर जो आदर्श प्रयास कर रहा है केवल आदर्श परिवार से ही आने वाले 5 सालों में 500 ऑफिसर रैंक के बच्चे होंगे हमारे पास। वो चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो या पुलिस का डीएसपी हो, ऑफिसर रैंक के बच्चे होंगे। इतनी बड़ी तैयारी हम चला रहे हैं जो कि कभी हमारे पास नहीं थी, जिसको लेके मैं खुद लाजवाब था। एक बार मेरी एक सरकार के साथ थोड़ी सी बातचीत चली है ना उनके साथ, और मैंने उनको कहा भी आपकी किसी भी अच्छी कमेटी में हमारा आदमी नहीं लिया जाता, आपने हमारे लिए सफाई मजदूर योग बना दिया है, क्या हमारा बाकी योग में हमारी हिस्सेदारी नहीं है? वहां भी होनी चाहिए। तो मुझे मेरे साथ जो लोग थे वहीं बैठे बात हुई, उन्होंने कहा भी सफाई मजदूर आयोग छोड़ दो अगर जाति के नाम पे, तो फिर इसके आगे मानव अधिकार आयोग है, और मानव अधिकार आयोग के लिए और बैठे ये चर्चा हो रही थी प्लानिंग कमीशन में। वो कह रहे यार यही प्लानिंग कमीशन में आप अपना एक आदमी मेंबर बनवाना चाहते हैं तो इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, और अच्छा इकोनॉमिस्ट होना चाहिए जिसने यूनिवर्सिटियों में 10-15 साल पढ़ाया हो। 3 नाम ऐसे दे दीजिए, हम विचार कर लेंगे। मैं लाजवाब था उस वक्त, उस तारीख में मैं लाजवाब था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय की बात कह रहा हूं, मैं लाजवाब था। मगर हम सिर्फ संकल्प पे थे कि केवल ये नहीं कि हम निराश होकर उठेंगे, हमें अगर किसी ने सवाल किया तो हम उसका समाधान खोजेंगे और आगे उसके ऊपर काम करेंगे। केवल नारा नहीं। आपने जैसे कहा, बहुत अच्छी बात कही आपने, पकड़ी आदर्श की आपकी न्यूज स्टडी की कि वाल्मीकि में आस्था, अंबेडकर का रास्ता। तो हमने केवल नारा भी नहीं दिया, मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमने नारा नहीं दिया, हमने उसके ऊपर बकायदा एक एक बस्ती में जाके, एक एक गांव में जाके हमने काम शुरू किया। हमने पंजाब में तो बकायदा रथ यात्रा चलाई जो 60 दिन चली। हरियाणा में 1997 में जब हरियाणा में अलग आरक्षण लागू हुआ तो मेरे सामने सवाल आया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे मुझे मिलने के लिए आए, मैं करनाल में था, और उन्होंने कहा जी 4 यूनिवर्सिटी, उस वक्त 4 यूनिवर्सिटी थी हरियाणा में, कह रहे 4 यूनिवर्सिटी हैं, 3 यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्ट में वाल्मीकि कौम के लिए, या एबी ब्लॉक जो कहते हैं हरियाणा में, उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट में एबी को मान्यता दी है, बकायदा कॉलम है। मगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कॉलम उसके प्रोस्पेक्ट में नहीं है। और मैंने कहा फिर आप अपने एमएलओ से, अपने जो मंत्रियों से बात करो।
वो कह रहे सबके पास गए हैं, वो एक एक बार दरवाजा खोलते, अगली बार दरवाजा नहीं खोलते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर मंत्रियों को छोड़ो, फिर हमारे जैसे आम आदमी आपके साथ है। 31 जुलाई 1997 हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी के ऑफिस के बाहर धरना घोषित कर दिया कि 31 जुलाई 1997 को हमारा धरना होगा, और वीसी थे एमएल रंगा। इसी कारण अगर आप समझ सके मेरे सारे साथी, एमएल रंगा के कारण नहीं था प्रोस्पेक्ट में एबी ब्लॉक। हम 31 तारीख को जब धरने पे पहुंचे, मेरे बहुत सारे साथी थे, हरियाणा के, सिरसा के, हिसार के, करनाल के, सब जगह के साथी हम इकट्ठा हुए। और जैसे ही पहुंचे धरना देने के लिए, बहुत सारी पुलिस का प्रबंध था, मगर अंदर से हमें कॉल आई कि वीसी साहब ने अंदर बुलाया बैठने से पहले। और जब हम अंदर गए हैं, 4-5 लोग हम अंदर गए, हमारे साथ साथ पुलिस गई आगे पीछे, और पुलिस को देख के वीसी साहब अपने ऑफिस में कह रहे हैं, भाई पुलिस आपका क्या काम है, पुलिस वालों का, ये तो हमारे घर का मामला है, आप जाओ, वापस जाओ। तो मैंने कुर्सी पे बैठने से पहले कहा, चलते चलते ही मैंने कहा, रंगा जी आप हमें बेवकूफ समझते हैं, आप वही हमें उजाड़ समझते हैं। यूनिवर्सिटी कंपाउंड में पुलिस आपके ऑर्डर के बिना आ नहीं सकती, और पूरी यूनिवर्सिटी में पुलिस लगी हुई है, और आप अपने ऑफिस के अंदर हमारे सामने नौटंकी कर रहे हैं। तो हंसना शुरू कर दिया, जैसे बेशर्मी में लोग हंसते हैं, और मुझे कहा जी कोई धरने की जरूरत नहीं है, बस रजिस्ट्रार साहब आ रहे हैं, आते ही आपको हम लेटर दे देंगे, हम जारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब तक रजिस्ट्रार साहब आ रहे हैं तब तक हम धरने की रस्म कर लेते हैं, चलो रस्मी धरना ही सही। हम आके बाहर बैठ गए, 1 घंटे में लेटर आ गया। तो हमने लड़ाई लड़ी जमीन पे भी, और उसी दिन मेरे सामने एक नया सवाल यह आ गया कि हमारे पास, हमने आरक्षण तो अलग सीटें करवा ली, क्या यूनिवर्सिटी की सारी सीटें हम भर सकेंगे? यह जायज सवाल था, और इसका समाधान किसी से नहीं लेना था। हमने उसी वक्त हरियाणा की यात्रा शुरू कर दी। नाम हमने भी रथ यात्रा रखा, गाड़ी एक ही थी, गाड़ी एक ही थी, उसी की डिग्गी का दरवाजा हटाया, उसको रथ जैसा बनाया, उसी को लेके चल दिए। 34 दिन टोटल लगातार हरियाणा के शहर, गांव, हर कस्बे में हम घूमे। शायद आपके शहर में भी आए हो, सब जगह हम घूमे, और लोगों से एक ही बात की कि रोटी चाहे उसके ऊपर नमक रख के खा लो, पुराने कपड़ों में रहो, पुराने मकान में रहो, मगर बच्चे को पढ़ाओ। अगर आप अपने आप को वाल्मीकि कहलाते हो, तो वाल्मीकि कहलाने का अधिकार उसे है जिसके हाथ में कलम हो, क्योंकि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में कलम है, उनके हाथ में कलम है। हमें वो कलम जब तक हम नहीं लेंगे, हमें वाल्मीकि कहलाने का अधिकार ही नहीं है। तो ये चौथा इशू था हमारा। थोड़ा सा बीच में आपको जी जी कि जब सृष्टिकर्ता वाल्मीकि के हाथों में कलम है जी, तो उनके फॉलोअर्स के हाथ में झाड़ू कैसे पहुंचा, इसका भी आप बीच में थोड़ा सा चर्चा करें। जी जी जी। इनके गुरु के हाथ में जब कलम है, बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में पुस्तक है, कलम है, तो ये जो कौम है, इस कौम में झाड़ू कैसे पहुंचा? हाँ, इसका भी आप बीच में जवाब दे तो बहुत अच्छा। जी जी जी। तो माफी चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने काम किया है, मगर काम को हम प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नीचे तक नहीं ला पा रहे हैं। एक इतिहास की बात ये समझ लीजिए कि इतिहास में हमेशा सारा कुछ स्थायी नहीं रहता, बहुत चीजें बदलती हैं। जो मुगल काल में जो लोग उस वक्त सत्ता में थे, और उन्हीं में से उसी परिवार की एक बहू उसी लाल किले के बाहर फट्टा लगा के चाय बेचती है। तो ये चीजें धीरे धीरे कभी कभी बदलती अदलती रहती हैं, तो रहती। मगर मैं इसमें आपके सवाल का जवाब जैसा आपकी मंशा है उसी हिसाब से कहूंगा।